All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we started the topic of marketing analysis, rather, continued the topic of marketing analysis. हमने बहुत डिटेल में मार्केटिंग एनालिसिस को अंडरस्टैंड किया लास्ट क्लास में इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, मार्केट साइज एंड मार्केट ग्रोथ. हमने मार्केट साइज, मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया. और उसके बाद हमने मास एंड निच मार्केटिंग को अंडरस्टैंड किया था कि सर मास मार्केटिंग जहां हम एक ऐसी अप्रोच है मास मार्केटिंग कि जहां हम एक प्रोडक्ट से पूरी मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, रादर देन कि हम उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अलग अलग सेट ऑफ कस्टमर्स के. निच मार्केटिंग, अच्छा वर्ड यहां पे यूज हो रहा है, चेक कीजिएगा, कि जहां बिजनेस जो है टारगेट करता है एक स्पेसिफिक सेगमेंट को. सेगमेंट. तो यहीं से हमारा आज की क्लास का टॉपिक बनता है, विच इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे लिए. सर, व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट सेगमेंटेशन? क्या मतलब है सर मार्केट सेगमेंटेशन का? मार्केट सेगमेंटेशन करते क्यों हैं? अंडरस्टैंड कीजिएगा करते क्यों हैं, और मार्केट सेगमेंटेशन करते कैसे हैं, फायदा क्या है मार्केट सेगमेंटेशन का. ये सब चीजें हम इस टॉपिक में, मार्केट सेगमेंटेशन में, अंडरस्टैंड करेंगे. मैं आपके सामने पहले जरा एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करता हूं, और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन. चेक कीजिएगा. लेट्स सपोज गाइस, लेट्स सपोज दिस इज अ मार्केट. ये एक मार्केट है. अच्छा, मार्केट do not necessarily means that it has to be physical. It does not necessarily means that it has to be physical. Understand कर लीजिएगा इस बात को. In today's world it can be virtual as well, digital. तो हम कहते हैं market is a situation. मार्केट एक सिचुएशन है. तो अब आप इसको गौर से देखें. सर, ये हमारे पास एक मार्केट है, एंड मार्केट में हमारे पास ये जो डॉट्स हैं, चेक कीजिएगा. सर, दे आर कस्टमर्स, कंज्यूमर्स इन द मार्केट. अब ये एक मार्केट है एंड दे आर customers and consumers in the market, many hundreds and thousands of them. अब अगर हम इस पूरी मार्केट को वन सिंगल कंसिडर करें, वन सिंगल, कि ये सब कस्टमर एक ही मार्केट हैं, और हम इन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट देने जाएं जो इन तमाम लोगों की नीड और वांट पे पूरा उतरेगा, मेजॉरिटी पे पूरा उतरेगा, तो उस अप्रोच को हम कहते हैं मास मार्केट अप्रोच. मास मार्केटिंग, जहां एक प्रोडक्ट के थ्रू आप बगैर इस जेंडर देखे, बगैर एज देखे, बगैर लाइफ स्टाइल देखे, बगैर इनकम देखे, आप एक प्रोडक्ट सबके लिए बना देते हो. वन प्रोडक्ट फिट्स ऑल. मास मार्केटिंग. हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था कि सर मास मार्केटिंग, इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव
वेरी कॉस्टली मैथड, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो पूरी मार्केट को फिट कर जाए और पूरी तमाम कंज्यूमर्स के लिए रेलेवेंट हो, वो बहुत मुश्किल और बहुत महंगा है. इट विल it will be very costly and very time consuming, very expensive, very difficult rather. तो बिजनेसेस क्या करते हैं, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा. हाँ हाँ, ऐसी मार्केट में जहाँ नुकसान है वहाँ फायदा ये है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है ये, कि मास मार्केटिंग में जहाँ ये नुकसान है, it is very costly, it is very difficult to produce, to come up with such a product and expensive बहुत होता है. लेकिन ये फायदा है कि ऐसी मार्केट में जहां आपके पास पूरी एक सिंगल मार्केट है, आपको मार्जिन ऑफ एंट्री एंड सेटलिंग मिल जाता है कि आप ऐसी मार्केट में एंटर हो जाते हो और सेटल भी हो जाते हो. छोटा सा चंक मार्केट का ले लोगे तो वही आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा. अगर आपने बोला यार मुझे मार्केट का 0.5% मिल जाए और वो 0.5% ही 5 करोड़ रुपए का, तो आपने बोला अल्लाह अल्लाह खैर सला बस सेटल डाउन हो गए. ऐसी मार्केट में ये फायदा होता है. लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस इतना महंगा प्रोडक्ट लेके नहीं आ सकते या इस हद तक कॉस्ट नहीं बर्दाश्त कर सकते. तो फिर वो क्या करते हैं, अब अंडरस्टैंड करना. वो पूरी मार्केट को पढ़ते हैं और पूरी मार्केट में मौजूद कंज्यूमर्स को पढ़ते हैं और फिर पूरी मार्केट को डिवाइड करते हैं इनटू कैटेगरीज. जहां कंज्यूमर्स, उस कैटेगरी में जो कंज्यूमर्स मौजूद हैं, उनकी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन हो. दे शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक बिजनेस है जिसने ये आइडेंटिफाई किया, गौर से देखिएगा, कि ये जो क्लस्टर है ऑफ कस्टमर्स, ये चेक कीजिएगा. ये मैंने हाईलाइट किया है कि ये जो क्लस्टर ऑफ कस्टमर्स है, इसमें जितने कस्टमर्स हैं, इनमें बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी. बिजनेस ने इसको पूरी मार्केट से अलग कर दिया. पोर्शन, सेगमेंटेशन. एक ग्रुप, एक सेगमेंट, विच a category which contain customers, consumers sharing most common features. अब हो सकता है ये जेंडर बेस्ड हो सकता है ये एज बेस्ड हो, इनमें जेंडर कॉमन हो सकता है इन सब का जेंडर कॉमन हो. बिजनेस ने आइडेंटिफाई कर लिया ये कैटेगरी है इस जेंडर के साथ. बिजनेस ने बोला भाई जेंडर कुछ भी हो, एज ये होनी चाहिए, तो ये एज ग्रुप के कस्टमर्स यहां हमने आइडेंटिफाई कर लिए. इनमें एज कॉमन है, लाइफ स्टाइल कॉमन है, इनकम कॉमन है, एरिया रीजन कॉमन है, अपब्रिंगिंग कॉमन है. तो सर, व्हेन बिजनेस डिवाइड्स मार्केट सेगमेंटेशन, चलो डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं, चेक कीजिएगा. when when a business divides an entire market an entire market into several subgroups. अच्छा, सब ग्रुप्स में ये देखिएगा, segments into several subgroups, segments where each segment has
consumers sharing common characteristics. That is called segmentation. जहां हम पूरी मार्केट को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, पोर्शंस में, सेगमेंट्स में, और उन सेगमेंट्स में मौजूद कंज्यूमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, ऐसे काम को हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। अब सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, दो सवाल यहां पे बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, फोकस कीजिएगा कि सर सबसे पहले सेगमेंटेशन करते क्यों है? वाई? वाई? अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर क्यों सेगमेंटेशन करते हैं, क्या जरूरत है सेगमेंटेशन की? तो इसके बहुत सारे आंसर्स हैं, जाहिर सी बात है, बहुत बड़े बड़े आंसर्स हैं। लेकिन मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछूंगा, बिल्कुल सिंपल सा, और उसके जवाब में आपको इसका जवाब मिल जाएगा, वाई सेगमेंटेशन। मुझे ये बताएं, आर ऑल कंज्यूमर्स सेम? डू ऑल कंज्यूमर्स in the market expect same product? Are all consumers customers same? क्या मार्केट में मौजूद तमाम कस्टमर एक ही प्रोडक्ट मांग रहे हैं? Will every customer be satisfied with one product? The answer is no. कस्टमर्स कंज्यूमर सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो सर क्योंकि वो डिफरेंट है तो उनकी नीड और वांट डिफरेंट है, तो वो सब एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे। अच्छा, सेटिस्फैक्शन का भी लेवल डिफरेंट होगा। कोई उसी प्रोडक्ट से ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा है तो कोई उसी प्रोडक्ट से कम सेटिस्फाई होगा। रिक्वायरमेंट डिफरेंट है सर, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, तो कस्टमर सेम नहीं है। तो इसका मतलब मार्केट एक नहीं है। देयर इज अ मार्केट, देयर आर मार्केट्स विद इन अ मार्केट। तो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, देयर आर, इधर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, मार्केट्स विद इन अ मार्केट। एक मार्केट के अंदर बहुत सारी मार्केट्स मौजूद हैं, उसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा सेगमेंटेशन से होता क्या है। इसके लिए मैं एक केस आपके सामने रखने जा रहा हूं, मुझे जवाब देंगे, इन्वॉल्व रहेंगे तो मजा आएगा। मुझे बताएं, टोयोटा इज एन ऑटोमोबाइल कंपनी, गाड़ी बनाती है, ठीक है ना, गाड़ियां बनाती है टोयोटा, ऑटोमोबाइल टोयोटा, जो टेक्निकली टोयोटा कॉर्पोरेशन है फ्रॉम जापान, राइट? हाउ मैनी models of how many variants of automobile does a Toyota produce? Any idea? Any wild guesses? ये कितने वेरिएंट्स बनाते हैं, कितने मॉडल्स बनाते हैं टोयोटा? एनी वाइल्ड गैसेस? चलो ये मैं बता देता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा वेरिएंट्स टोयोटा के पास मौजूद हैं, and they are nearly 212 models, 212 different types of vehicles that Toyota produces across the world. सेकंड पे जो आता है वो है वॉक्सवैगन विद अराउंड 140 के करीब वेरिएंट्स और मॉडल अवेलेबल हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, टोयोटा 220 के करीब वेरिएंट्स या मॉडल्स बना रहा है पूरी दुनिया में, क्या जरूरत पड़ी है? क्या जरूरत पड़ी है? व्हाई? हैव यू एवर थॉट
कि क्या जरूरत पड़ी है कि टोयोटा जो है वो विट्स भी बना रहा है, टोयोटा करोला भी बना रहा है, टोयोटा मार्क एक्स भी बना रहा है, टोयोटा जो है वो एक्वा और प्रियस हाइब्रिड्स भी बना रहा है, टोयोटा जो है वो एसयूवीज भी बना रहा है, जिसमें टोयोटा वीगो आ गई, टोयोटा रीवो आ गई, रॉको आ गया, फिर टोयोटा ये तो ट्रक्स हो गए 4x4 में, फिर टोयोटा जो प्रॉपर जीप्स बना रहा है उसमें सर फॉर्च्यूनर आ गई, हाँ लैंड क्रूजर ग्रैंड क्रूजर आ गया। तो अब आप मुझे ये बताएं, और टोयोटा स्पोर्ट्स कार में भी है सुपरा। तो आप मुझे ये बताएं क्या जरूरत पड़ी है टोयोटा को इतने सारे मॉडल्स और वेरिएंट्स बनाने में। टोयोटा इतने वेरिएंट्स दुनिया में प्रोड्यूस कर रहा है कि मैं ये समझता हूं कि कोई भी कस्टमर टोयोटा के घर से खाली हाथ वापस नहीं आएगा, टोयोटा उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। दे हैव अ कार फॉर एवरी टाइप ऑफ कस्टमर। डू यू अग्री विद दैट? डू यू अग्री विद दैट? पाकिस्तान में कराची में, मैं अगर कराची की बात करूं, तो हमारे पास टेक्निकली टोयोटा की इंडस मोटर की सेगमेंटेशन में ये देख रहा था कि अराउंड 58 मोस्ट प्रोमिनेंट मॉडल्स हमारे पास कराची में या पाकिस्तान में बनते या इंपोर्ट होते हैं। 58 जो सबसे ज्यादा रनिंग में हमारे पास है वो 58 मॉडल्स हैं। जस्ट इमेजिन, पूरी दुनिया में 220 के करीब उसकी वैरायटी मौजूद है, हमारे पास अराउंड 56 58, बोथ लोकल एंड इंपोर्टेड। इंपोर्टेड में भी जो सबसे ज्यादा रनिंग आइटम इंपोर्ट होता है उसी की बात कर रहा है वो भी आईआरसी ना। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर मैं सिर्फ टोयोटा पाकिस्तान की बात कर लूं, सिर्फ टोयोटा पाकिस्तान की इंडस मोटर कॉरपोरेशन की, जिसमें लोकल और इंपोर्टेड दोनों लेट सपोज ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। तो अब अगर मैं टोयोटा के पास जाऊं और लेट सपोज मिसाल के तौर पे उसको बताऊं कि भाई मुझे बहुत इकोनॉमिकल कार चाहिए, वन ऑफ दोज इकोनॉमिकल कार जो वेरी इजी टू मेंटेन हो और वेरी फ्यूल एफिशिएंट हो एंड वेरी कॉम्पैक्ट हो, तो अब अंडरस्टैंड करना, टोयोटा ऑफर करेगा मुझे डाइहाट्सू मीरा। डाइहाट्सू इज आल्सो ओन्ड बाय टोयोटा। और टोयोटा ऑफर करेगा पिक्सेस, दोनों 660 सीसी, 660 सीसी छोटी कॉम्पैक्ट कार्स है, मैं डाइहाट्सू मीरा और पेक्सस। अब अंडरस्टैंड करना, मैंने कहा टोयोटा को, मैंने कहा नहीं मैं इससे थोड़ी सी बेटर और जो है ना वो पावरफुल व्हीकल चाह रहा हूं, बट हैचबैक में ही चाह रहा हूं, आप मुझे हैचबैक में ही प्रोवाइड करो। तो टोयोटा कहेगा ठीक है भाई हमारे पास वेट्स है, ठीक है ना, थोड़ा पावरफुल चाह रहे हो हैचबैक चाह रहे हो तो वेट्स अवेलेबल है। मैं कहा वेट्स अच्छी है, लेकिन अगर मैं हैचबैक के ऑप्शन से बाहर आ जाऊं तो क्या मेरे पास और ऑप्शन अवेलेबल हैं? अगर ट्रंक भी मुझे ऐड ऑन कराना है तो मिस वो कहेंगे सर टोयोटा प्लैट्स भी अवेलेबल है और टोयोटा बेल्टा भी अवेलेबल है ना। अब आप देखो ऑप्शंस कैसे आते जा रहे हैं, आप सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट बताते जाओ, टोयोटा हैज अ प्रोडक्ट फॉर यू। आपको हैचबैक नहीं चाहिए, ट्रंक चाहिए, लेकिन इकोनॉमिकल एंड लो मेंटेनेंस कार चाहिए, तो ठीक है सर टोयोटा प्लैट्स ले लें और टोयोटा ये बेल्टा आपको ऑफ मिल जाएगी। अब मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं मुझे प्रॉपर सीडान कार चाहिए, प्रॉपर सीडान कार, तो कहेंगे ये लीजिए यारिस अवेलेबल है हमारे पास, प्रॉपर सीडान चाहिए तो यारिस अवेलेबल है हमारे पास। गौर से सुनिएगा, अगर यारिस से पावरफुल चाहिए करोला अवेलेबल है हमारे पास, हाँ एल्टेस और ग्रैंडी अवेलेबल है। इसमें अगर लग्जरी चाहिए, लग्जरी सीडान में, तो टोयोटा वेरोसा अवेलेबल है, टोयोटा मार्क टू अवेलेबल है, और लग्जरी चाहिए टोयोटा मार्क एक्स अवेलेबल है, और लग्जरी चाहिए टोयोटा कैमरी अवेलेबल है। आप सिर्फ बताएं आपको चाहिए क्या। अच्छा सीडान कार चाहिए लेकिन फ्यूल एफिशिएंट चाहिए, तो हाइब्रिड भी अवेलेबल है हमारे पास, टोयोटा प्रियस अवेलेबल है। हैचबैक चाहिए टोयोटा एक्वा अवेलेबल है, ये सब हाइब्रिड मॉडल्स हैं। फैमिली कार, बड़ी फैमिली है आपकी, 8 10 लोग बैठना, 6 7 लोग बैठना चाह रहे हैं, टोयोटा फील्डर अवेलेबल है हमारे पास, उसमें भी हाइब्रिड मॉडल भी अवेलेबल है।
अच्छा, आप जो है वो ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं, आप ऑफ रोड करते हैं, इंटीरियर जाते हैं। हाँ तो ठीक है, हमारे पास टोयोटा वीगो अवेलेबल है, टोयोटा रीवो अवेलेबल है, टोयोटा रॉको अवेलेबल है, ऑल 4x4 आप एंजॉय करें। अच्छा, आपको सिटी के लिए बड़ी जबरदस्त कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप काइंड कार बट विद प्रेफरेंस ऑफ सीडान लुक चाहिए, टोयोटा करोला क्रॉस भी अवेलेबल है हमारे पास। दे विल गिव यू ऑप्शन फॉर एवरी सिंगल रिक्वायरमेंट यू हैव। अब आप मुझे बताओ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई कस्टमर खाली हाथ वापस ही नहीं जा सकता। दैट इज व्हाई दे आर द किंग ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फॉर पास्ट ऑलमोस्ट 65 years now. 1961 में Toyota became the automobile industry leader and is still the leader despite German cars and American cars constantly coming into the market, making denting the market. टोयोटा को नहीं पहुंच पा रहे सर, इतनी बेहतरीन सेगमेंटेशन की हुई है उन्होंने। मतलब अंडरस्टैंड करो, टोयोटा में उन्होंने मतलब कोस्टर भी बना के रखी हुई है, हाईएस्ट भी है उनके पास। आप बताएं चाहिए क्या आप। कभी जाके आम तौर पे हमारी जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं या जो जनरल पब्लिक है, वो टोयोटा को एज अ टिपिकल सीडान कार वाली ही कैटेगरी के एक इकोनॉमिकल कार के तौर पे उसे प्रेजेंट किया जाता है। इकोनॉमिकल इन अ सेंस कि सस्ती और टिकाऊ गाड़ी, डेली चलाने वाली गाड़ी। इसमें सर जब हम लग्जरी में ढूंढने जाते हैं तो टोयोटा में हमें लग्जरी नहीं मिलती। यू आर सो रॉन्ग। जाके टोयोटा सेंचुरी के बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ कार दैट इज एक्चुअली कंपीटिंग रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस को वो compete करती है, और मर्सिडीज बेंज को वो एस क्लास को compete कर रही है टोयोटा सेंचुरी। एंड द बिगेस्ट shift came to the dynamics। ये ट्रम्प से पहले हमारा प्रेसिडेंट कौन, हमारा नहीं, हम सॉरी, वैसे हमारा ही बोलेंगे। हाँ हमारा ही बोलेंगे। ट्रम्प से पहले प्रेसिडेंट था, हाँ, जो बाइडेन। जो बाइडेन सही है ना, जो बाइडेन जो है वो द बिगेस्ट शिफ्ट टू द यूएस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल केम व्हेन जो बाइडेन इंक्लूडेड टोयोटा सेंचुरी इन हिज प्रोटोकॉल। बड़ा बड़ा एक बड़ी कंट्रोवर्सी बोलेंगे, एक बड़ा टॉपिक था ये यूएस में कि व्हाई जो बाइडेन हैज इंक्लूडेड टोयोटा सेंचुरी। बट जो टोयोटा सेंचुरी के फीचर्स थे दे वर रिमार्केबल, एंड एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ इट्स राइवल प्रोडक्ट इट वाज ऑलमोस्ट डाउन टू 20%। 20% प्राइस में आपको जो है ना वो रोल्स रॉयस और मर्सिडीज के शश के टोयोटा सेंचुरी करा देता है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। टोयोटा सुपरा जो स्पोर्ट्स कार के फैन हैं, स्पोर्ट कार्स के थोड़े बहुत भी शौकीन हैं, उन्हें पता है कि सुपरा इज समथिंग नेक्स्ट लेवल व्हेन इट कम्स टू सुपर कार्स। सुपरा की एक अलग फैन फॉलोइंग और एक अलग मार्केट है। डिस्पाइट दुनिया में ऐसी ऐसी सुपर कार्स मौजूद हैं कि सर क्या एक्सेलरेशन है लैम्बोर्गिनी का, और क्या टॉप स्पीड है बुगाटी की, और क्या क्या लुक्स एंड डिजाइन है जो अपने क्या हमारे पास वो इटालियन बड़ा जबरदस्त सा ब्रांड है माजराटी। हाँ माजराटी, क्या डिजाइन है, मतलब समथिंग नेक्स्ट लेवल। लेकिन सर सुपरा भी उस मार्केट में सरवाइव कर रही है, सरवाइव नहीं कर रही, बहुत अच्छा कर रही है। टोयोटा हैज गॉट आंसर्स फॉर एवरीथिंग। आप बताएं तो दिस इज व्हाट व्हाई सेगमेंटेशन इज सो इंपॉर्टेंट। अगर मैं इधर चंद बात लिखूं, जैसे यहाँ पे क्या ने दो चीजें हमें लिखी कि सर सेगमेंटेशन इसलिए जरूरी है बिकॉज देयर आर डिफरेंट कस्टमर्स with different demands, and this is so true. Why to segment the market to, because there are different customers with different demands, with different backgrounds, उन्हें सेटिस्फाई करना
क्या होगा सर कस्टमर को सेटिस्फाई करने से? कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी। सर कस्टमर लॉयल्टी क्या होता है? रिपीटेडली कस्टमर हमारे पास आता रहेगा। सर उससे क्या होगा? उससे हमारा कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाएगा, हमारी मार्केट इंटैक्ट होगी, हमारी सेल्स बढ़ेगी, हमारा ब्रांड इमेज बढ़ेगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दिस इज वाई मार्केट सेगमेंटेशन इज सो इंपॉर्टेंट। तो अब सवाल ये आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि सर मार्केट सेगमेंटेशन करते कैसे हैं? तो आपके लिए मैं एक वर्ड लिखने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। मार्केट सेगमेंटेशन के लिए आपको सबसे पहले स्टडी स्टडी द कंज्यूमर कंज्यूमर्स रादर, आपको सबसे पहले मार्केट में मौजूद कंज्यूमर्स को पढ़ना होता है कि कौन कौन कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं, कैसे हैं, किस टाइप के हैं, और बनाना होता है आपको कंज्यूमर प्रोफाइल। क्या बनाना होता है आपको? फिर आपको बनाना होता है कंज्यूमर प्रोफाइल, कि कंज्यूमर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई करते हो कि मुझे कैसे सेगमेंटेशन करनी है। तो सेगमेंटेशन करने के तीन तरीके हैं, चेक कीजिएगा। सेगमेंटेशन वैसे तो सेगमेंटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, देर आर मैनी वेज ऑफ सेगमेंटिंग द मार्केट। सेगमेंट करने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन के बहुत सारे तरीके हैं। आपके सिलेबस में हमारे पास तीन तरीके आते हैं मेनली। सबसे पहले जियोग्राफिक, चेक करते जाइएगा। उसके बाद डेमोग्राफिक, और सबसे आखिरी में साइकोग्राफिक। तो अब सवाल आप लोगों के दो बनेंगे राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ टू क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर ये कंज्यूमर प्रोफाइल क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय कंज्यूमर प्रोफाइल, एंड व्हाट इज geographic segmentation, demographic segmentation and psychographic segmentation। तो आइए मैं आपके सामने सबसे पहले कंज्यूमर प्रोफाइल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय कंज्यूमर प्रोफाइल? नोट कीजिएगा, दीज आर द ट्रेट्स स्लैश characteristics slash features of customers based on age, gender, income, family size, lifestyle, education, work, hobbies, etc., etc., etc। कंज्यूमर का पूरा प्रोफाइल, ये कंज्यूमर क्या है, कौन है, एज क्या है, जेंडर क्या है, इनकम क्या है, वर्क एथिक्स क्या है, फैमिली साइज क्या है, एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, हॉबीज क्या है। आप तमाम कंज्यूमर्स को जब पढ़ते हो तो आपके सामने कंज्यूमर का एक प्रोफाइल बन जाता है,
आप उन प्रोफाइल्स को सॉर्ट आउट करने रखते हो, सॉर्ट आउट के एज बेस्ड सेगमेंटेशन की बात करते हैं। एज बेस्ड सेगमेंटेशन कि भाई ये 0 to 5 के प्रोफाइल्स हैं, एक तरफ कर दो, ये एक अलग मार्केट है। ये 6 to 18 के या 6 to 12 की मार्केट कंज्यूमर प्रोफाइल है। एज के हिसाब से ये सारे कंज्यूमर्स एक तरफ कर दो। ये सामने मौजूद हैं 13 to 19 के टीन एज, इनको एक कैटेगरी में लेकर आओ। ये सारे कंज्यूमर्स कस्टमर एज के हिसाब से कॉमन, इनमें कुछ एज ग्रुप कॉमन है, तो आप एज बेस्ड सेगमेंटेशन करते हो। उसके लिए कंज्यूमर प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, कंज्यूमर प्रोफाइल समझना पड़ेगा। इसी तरीके से जेंडर बेस्ड सेगमेंटेशन हो सकती है कि भाई ये सारे कंज्यूमर्स मैन हैं, ये सारे कंज्यूमर्स वुमेन हैं, और ये सारे कंज्यूमर्स अदर्स हैं। ये जेंडर बेस्ड सेगमेंटेशन आपने आइडेंटिफाई कर ली। इनकम बेस्ड सेगमेंटेशन होती है, फैमिली साइज बेस्ड। तो कंज्यूमर प्रोफाइल पढ़ना जरूरी है। कंज्यूमर प्रोफाइल में कंज्यूमर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स मेंशन्ड होते हैं, लिखे हुए होते हैं। तो जब आप कंज्यूमर प्रोफाइल पढ़ते हो ना, तो होता क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू अंडरस्टैंड और रीड कंज्यूमर प्रोफाइल थॉरोली, फोकस कीजिएगा, आपके माइंड में आपके कंज्यूमर की या आपके कस्टमर की एक इमेज बन जाती है कि ओके, मेरा कस्टमर इस एज ग्रुप का, इस जेंडर बेस्ड है तो फिर जेंडर, जेंडर बेस्ड नहीं है तो ओके न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना, जेंडर न्यूट्रल हो गया। और मेरे कंज्यूमर की इनकम है या नहीं, डिपेंडेंट है नहीं, इनकम है तो कितनी है, लाइफ स्टाइल कैसा होगा, फैमिली साइज क्या होगा, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होगा, ठीक है ना, ये सब चीजें, हॉबीज क्या होंगी उसकी। इन सब चीजों के बाद आपके सामने आपका कस्टमर रेडी हो जाता है, आप उसके लिए फिर प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोफाइल। एंड बिलीव मी, टोयोटा हैज, रेड बोलेंगे या टोयोटा हैज मेड वन ऑफ द बेस्ट कंज्यूमर्स प्रोफाइल अक्रॉस द वर्ल्ड। कि सर उसने हर हर एक कस्टमर को अंडरस्टैंड किया कि यार कस्टमर क्या क्या मांग सकता है, एक्चुअली किस किस किस्म का प्रोडक्ट कस्टमर मांग सकता है, इसको सब कुछ प्रोवाइड करके देंगे। कंज्यूमर प्रोफाइल, कंज्यूमर प्रोफाइल। तो consumer profile, I hope that this would be very clear. They are traits, characteristics, or features of customers that consists of age, gender, lifestyle, etc., etc., etc. तो कंज्यूमर प्रोफाइल बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपका दूसरा सवाल जो था कि सर ये सेगमेंटेशन का कैसे, क्या मतलब है, जोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइको डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का, तो जल्दी से रिव्यू लेते हैं और फिर सेगमेंटेशन पे मूव ऑन करते हैं। चेक कीजिएगा, सो फार हमने अभी तक यही पढ़ा है, अ मार्केट सेगमेंट इज अ सब ग्रुप ऑफ अ होल मार्केट इन विच कंज्यूमर्स हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप देखो, मार्केट सेगमेंट जो है पूरी मार्केट का एक सब ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है, जिसमें तमाम कंज्यूमर जो मौजूद हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आइडेंटिफाइंग दीज डिफरेंट ग्रुप्स एंड मार्केटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू देम इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से ये डिस्कशन किया था कि भैया आई एम एन एजुकेशनिस्ट, ठीक है ना, तो मैं एजुकेशन इंडस्ट्री का पार्ट हूं, लेकिन पूरी एजुकेशन मार्केट मेरी मार्केट नहीं है, बिकॉज मैं सारे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ ओ ए लेवल्स के कॉमर्स और वो भी अकाउंटिंग और बिजनेस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। दैट मीन्स
पूरी मार्केट मेरी मार्केट नहीं है, ये चेक कीजिएगा। दैट मीन्स पूरी मार्केट मेरी मार्केट नहीं है। आई हैव डन सेगमेंटेशन। मैंने आइडेंटिफाई किए कि भाई ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये ओए लेवल्स अकाउंटिंग और बिजनेस के हैं। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। मैंने बाकी ये जितने कस्टमर्स हैं चेक कीजिएगा। बाकी ये जितने कस्टमर्स बोलेंगे बिजनेस लैंग्वेज में, एजुकेशन इंडस्ट्री है तो स्टूडेंट्स बोलेंगे बाकी स्टूडेंट्स। दे आर पार्ट ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री बट दे आर नॉट माई मार्केट। ये मेरी मार्केट नहीं है सर। हो सकता है इसमें कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, हो सकता है इसमें चलो यूनिवर्सिटी में भी क्लासिफिकेशन, कॉमर्स यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज यूनिवर्सिटी, मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, ह्यूमैनिटीज, जनरल ह्यूमैनिटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। फिर हो सकता है इधर स्टूडेंट्स में सेकेंडरी ग्रेड के स्टूडेंट्स हो, प्राइमरी ग्रेड के स्टूडेंट्स हो, किंडरगार्टन के हो, डिफरेंट एकेडमिक बोर्ड्स के हो, आगा खान बोर्ड, जियाउद्दीन बोर्ड। दे आर नॉट माय मार्केट। तो सर मार्केट सेगमेंटेशन जहां आप सब ग्रुप बनाते हो विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर उनको प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो क्या करना पड़ता है? एक क्लियर पिक्चर बनानी पड़ती है। A clear picture of consumers in the target market must be made for proper market research, sample designing the marketing mix. This is called consumer profile. और कंज्यूमर प्रोफाइल में मेन क्या क्या चीजें आती हैं? इनकम लेवल्स, एज, जेंडर, सोशल क्लास, रीजन, हॉबीज, एकेडमिक्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेगमेंटेशन तीन तरीकों से होती है, ये चेक कीजिएगा। जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक। स्टार्ट करते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। मुझे बताएं यहां तक क्लियर है? ऑलराइट, तो सो फार नो क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा बहुत डिटेल में, सुकून से अंडरस्टैंड करेंगे कि सर ये ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होती है। नाम से पता चल रहा है कि ज्योग्राफिकली चीजें डिफरेंट होंगी, उसकी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हम मार्केट को डिवाइड करेंगे। फिर डेमोग्राफिक, तो डेमोग्राफिक इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम मार्केट को डिवाइड करेंगे डेमोग्राफिक तौर पे। और साइकोग्राफिक इज अबाउट लाइफ स्टाइल। मैं यहां पर अगर वन वन वर्ड हाईलाइट कर दूं, रीजन, पॉपुलेशन एंड हॉबी। हॉबी से भी बेहतर लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल, ये तीनों सेगमेंटेशन की ये डिस्क्रिप्शन है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम ज्योग्राफिक डिफरेंसेस को। बहुत सुकून से, इत्मीनान से नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। ज्योग्राफिक डिफरेंसेस, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन is when a business divides its market based on location, region, area, customers in different places often have different needs due to climate, culture, income levels and lifestyle. आमतौर पे इनकम और लाइफस्टाइल प्रॉपर तरीके से साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में, लाइफस्टाइल तो खास तौर पे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में जाता है। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सर ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या होता है। हम लोकेशन रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन।
सर अकॉर्डिंग टू द साइंस, वैसे तो साइंस के अकॉर्डिंग अर्थ के अलावा भी ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जहाँ पे पॉपुलेशन है, बट अभी तक कोई इस बारे में डिस्कवरी एग्जैक्टली नहीं है कि ये हमारे यूनिवर्स में मौजूद है नहीं है, या हमारे सोलर पैनल सोलर सिस्टम से बियॉन्ड है नहीं है। बहरहाल मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ। क्या हमारे सोलर सिस्टम पे फिलहाल वाहिद एक प्लैनेट है अर्थ जहां ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये कि अर्थ बीइंग वन लार्ज सिंगल मार्केट, इज दैट ट्रू? अर्थ बीइंग वन लार्ज सिंगल मार्केट, इज दैट ट्रू? यस सर। लेकिन क्या अर्थ में मौजूद तमाम कंट्रीज same region and same location and same climate and same weather and same terrain and same natural resources शेयर कर रहे हैं? नो सर, नो सर। अमेरिका अगर हम पूरे अर्थ को 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दें, पूरे अर्थ को 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दें, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, एक आ जाता है साउथ अमेरिका, फिर आ जाता है यूरोप, और आ जाता है अफ्रीका, और आ जाता है एशिया, है ना? अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। सर इवन एक कॉन्टिनेंट में मौजूद कंट्रीज सेम नहीं है। यूरोप की सारी कंट्रीज सेम कल्चर, सेम क्लाइमेट, सेम वेदर, सेम टेरेन शेयर नहीं कर रहे। देयर आर कंट्रीज जिनके पास रिवर नहीं है, देयर आर कंट्रीज जिनके पास सी नहीं है, देयर आर कंट्रीज जिनके पास माउंटेन्स नहीं है। एशिया में भी ऐसा है सर। अब अगर मिसाल के तौर पे मैंने पूरे अर्थ को पहले एक लार्ज सिंगल मार्केट कंसिडर किया, फिर मैंने कहा नहीं, अलग अलग मार्केट हैं, बहुत गौर से देखना, तो मैंने नैरो डाउन किया, अर्थ में से मैं आ गया एशिया पे। मैं कहा एशिया वन लार्ज सिंगल मार्केट है। फिर कहा नहीं, ये भी कॉमन नहीं है। एशिया से मैं आ गया पाकिस्तान पे। कितना नैरो डाउन हो गया मैं, पाकिस्तान पे। सर पाकिस्तान भी वन सिंगल लार्ज मार्केट है, लेकिन विद इन पाकिस्तान मार्केट्स डिफरेंट है। दे डोंट, not every city of Pakistan share same geographic conditions. Is this right? हमारे पास कराची है जहां समंदर है ना? पाकिस्तान में गवादर है जहां समंदर है, पसनी है जहां समंदर है, लेकिन ऐसे शहर हैं जहां समंदर नहीं है, ऐसे शहर हैं जहां समंदर नहीं है, ऐसे शहर होंगे जहां समंदर भी नहीं है, दरिया भी नहीं है, ऐसे शहर होंगे जहां समंदर भी नहीं है, दरिया भी नहीं है, झील भी नहीं है, ऐसे शहर होंगे जहां दरिया, समंदर, झील, पहाड़, सहरा कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड करना, इसका मतलब विद इन पाकिस्तान भी डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो सर हम सेगमेंटेशन करने के लिए सबसे पहले सेगमेंटेशन करते हैं बाय कंट्री, बाय कंट्री, कि हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हर कंट्री एक दूसरे से डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट जोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग है, डिफरेंट जोग्राफिक बैकग्राउंड है। तो अब आप चेक करें, इसकी एक एग्जांपल है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने लिखी है। अ क्लोथिंग ब्रांड may sell light cotton clothes in Pakistan and thermal jackets in Canada due to climate differences. Is this right? Is this right? अच्छा, आमतौर पे ना समझ लो, यहां पाकिस्तान लिखा हुआ है। अब आप ये भी बोल सकते हो कि सर पाकिस्तान के अंदर भी तो सारा टेम्परेचर सेम नहीं है। अगर अपर नॉर्दर्न एरिया पे चले जाएं तो वहां पे सर लाइट कॉटन क्लोथ्स का काम नहीं है, एंड दिस इज ट्रू। लेकिन अगर जनरल परसेप्शन से देखा जाए तो पाकिस्तान, एंटायर पाकिस्तान इन जनरल वुड बी कंसिडर्ड अ नॉट अ हॉट कंट्री, नॉट अ माइल्ड कंट्री, बट अ वार्म कंट्री। माइल्ड भी नहीं है और हॉट भी नहीं है। पाकिस्तान इन जनरल इज कंसिडर्ड एज अ वार्म कंट्री। हॉट कंट्रीज में तो हमारे पास अरब कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारे आ जाते हैं। लेकिन इन कंट्रास्ट कनाडा इज कंसिडर्ड
एज अ वेरी कोल्ड कंट्री। हालांकि ऐसा नहीं है कि कनाडा में समर्स नहीं होते, वहाँ ठीक ठाक समर्स होते हैं, लेकिन कनाडा इन जनरल इज कंसिडर्ड अ वेरी कोल्ड कंट्री, राइट? तो सर, क्लोथिंग ब्रांड्स का फर्क आ गया, क्लोथिंग मटेरियल का फर्क आ गया। इसी तरीके से एक कंट्री के अंदर रीजन का फर्क आता है, ये चेक कीजिएगा। बाय रीजन, ये चेक तो करें जरा, बाय रीजन विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर मौजूद रीजन में भी फर्क है। अ फास्ट फूड चेन may offer spicier menus in southern regions and milder flavors in northern regions, and this is also very true, very true। ऐसा, ये खास तौर पे मैंने पाकिस्तान के लिए मेंशन किया है कि आमतौर पे सदर्न रीजन्स पे हमें स्पाइसेस मिलेंगे, ठीक ठाक मिलेंगे, बट एज वी गो टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड्स हमें स्पाइसेस इतने ज्यादा नहीं मिलते। ना एक न्यूट्रल और नेचुरल ब्लेंड मिलता है, माइल्ड फ्लेवर मिलता है। दिस इज वेरी ट्रू सर। फास्ट फूड चेन बिल्कुल ये काम कर सकती है, कंट्री टू कंट्री चेंज कर सकती है, विद इन कंट्री चेंज कर सकती है, ठीक है ना? फिर आप देखो बाय क्लाइमेट, बाय क्लाइमेट, एंड दिस इज वेरी ट्रू, ये तो जबरदस्त है हमारे पास। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूंगा। एन एयर कंडीशनर कंपनी टारगेट्स हॉट रीजन्स with high capacity ACs while selling heaters in colder areas। Once again, this is very true कि जहां पे सख्त सर्दियां होंगी वहां पे वही बिजनेस हीटर्स बेचेगा जो बिजनेस गर्म इलाकों में एसी बेच रहा है। अच्छा, मैं आपको बाय क्लाइमेट का एक एक डिफरेंस बताता हूँ, बड़ा जबरदस्त। 2007 में एक शिपमेंट से हमने एक दुबई से हमने एक फ्रिज इंपोर्ट किया, मंगाया, और वो ब्रांडेड था, एक बड़ी अच्छी डील पे अवेलेबल था, हमने यहाँ पाकिस्तान में मंगा लिया 2007 में। 2010 में जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो गई, एंड कुछ मसले मसाइल करना शुरू हो गया, और हमने एक फिर क्योंकि वो इम्पोर्टेड था और नॉट अ वेरी कॉमन ब्रांड, वो एक कोई कॉमन ब्रांड नहीं था, बट बिकॉज दुबई में अवेलेबल था, तो क्योंकि दुबई इज कंसिडर वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ कस्टमर सर्विसेज और कंज्यूमर लॉज बड़े सिवियर हैं, तो आई वाज विद द बिलीव के प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं होगी, मंगाओ चलाओ, यहाँ पे उनके प्रोडक्ट चलते हैं, मसला नहीं है। तो दिस वाज नॉट अ रेगुलर जापानीज और कोरियन इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड, ठीक है ना? मैं ब्रांड बाद में बताऊंगा हुआ क्या। अब वो आया जब मैकेनिक हमारे पास, वो जो भी फ्रिज का इंजीनियर था, उसने सब कुछ देखा, तो कहने लगा भैया ये क्या मंगा लिया आपने? तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे भाई ये तो रशियन कंपनी है, रशिया के फ्रिज बनाती है, अब रशिया में पड़ती है ठीक ठाक सर्दी, इनके कंप्रेसर इतने पावरफुल नहीं होंगे, रशिया में नॉर्मल टेम्परेचर में इसको काम करना है, यहाँ कहाँ आप इसको गर्मी में लेकर आ गए। तो हमने पूछा पर क्या करें? बोला भाई इसको खोलना तो एक जंग है, इसको खोलना एक जंग है, इसके से तो बेहतर है कि आप है ना इसको बेच के कोई और ले लो। हमने कहा यार क्या हो गया, अभी 4 साल पहले इसको मंगाया है 2007 में, आज 2010 है, 4 साल भी पूरे नहीं हुए, कोई सही इसका हल बताओ। तो कहते हैं भाई फ्रिज के लिए ना एक काम करो, इसको ठंडी जगह पे रखो, और है ना इसको एक काम करो एसी वाले कमरे में रखो, एसी चलाना तो ये फ्रिज अच्छा काम करेगा। तब जाके फर्स्ट टाइम रियलाइजेशन हुई कि हाँ यार, अगर हमने तो क्या गलती कर दी, वो रशियन ब्रांड का फ्रिज मंगा लिया, उसका कंप्रेसर तो जाहिर सी बात है रशिया के अकॉर्डिंग बना हुआ होगा, एंड दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू। मैंने एक दफा ये भी फील किया था हमारे पास, पाकिस्तान में भी ये फील किया था गाड़ी में, कि एक सुजुकी ऑल्टो लोकल और सुजुकी ऑल्टो जापानी में मैं बैठा हुआ था, हालांकि वो जापानी थी, और सख्त गर्मियां थी, वेरी वेरी ह्यूमिड टेम्परेचर दोज डेज, लेकिन सुजुकी ऑल्टो लोकल का एसी ज्यादा अच्छा काम कर रहा था।
सुजुकी ऑल्टो जापानी से। हालांकि दोनों ऑलमोस्ट तकरीबन सेम मेक एंड वेरिएंट्स थे, बस एक जापानी हमें पता है ऑटो है और लोकल मैनुअल था, बट मैनुअल का एसी लोकल का एसी ज्यादा अच्छा काम कर रहा था। रीजन भी कि सर लोकल बना है हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, लोकल बना है हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। खैर अब ये डिफरेंसेस दुनिया भर में खत्म होते जा रहे हैं। अब ये डिफरेंसेस दुनिया भर से इसलिए खत्म होते जा रहे हैं, रीजन भी बता देता हूं इसका, कि अब तो क्लाइमेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी एयर कंडीशंस के साथ इंडोर्स कर दी गई है। तो वो तो आराम से पूरी दुनिया की क्लाइमेट को एडजस्ट कर रही है। कोई भी ऑटोमोबाइल इररिस्पेक्टिव के वो यूएस में बनी हुई हो, जर्मनी में बनी हुई हो, या रशिया में बनी हुई हो, जापान में बनी हो, अब जाके क्लाइमेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी से, डुअल क्लाइमेट जोन टेक्नोलॉजी से वो अब वाला फैक्टर खत्म हो गया। बहरहाल ये बात फैक्ट है कि क्लाइमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। ऐसा इसी तरीके से बाय रूरल एंड अर्बन, ये भी बहुत फैक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें रूरल में डिमांड करेंगी, की जाएंगी, अर्बन में नहीं की जाएंगी, और बहुत सारी चीजें अर्बन में डिमांड की जाएंगी, रूरल में नहीं की जाएंगी। जैसे टेलीकॉम कंपनीज promote high speed internet in cities but focus on basic connectivity and coverage in rural. This is true, this is true कि सर सिटीज में आपको बहुत हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। मैं कराची की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा ठीक है ना। रूरल में हमें बेसिक, जस्ट बेसिक कनेक्टिविटी एंड कवरेज मिलेगी। तो ये है जोग्राफिक सेगमेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग दैट एज पर द जोग्राफी कस्टमर डिमांड चेंजेस। अब आप देखो हमारे पास आ रहा है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक डिफरेंसेस। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा डेमोग्राफिक। अच्छा ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि डेमोग्राफिक इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। यहां आप पॉपुलेशन को पढ़ते हो, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मार्केट को डिफाइन करते हो। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, चेक कीजिएगा, इज व्हेन अ बिजनेस divides its market based on population characteristics of consumers. Population characteristics of consumers by age. थोड़ी देर पहले पढ़ा, एज के हिसाब से कर सकते हैं, जेंडर के हिसाब से कर सकते हैं, इनकम के हिसाब से कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन के हिसाब से कर सकते हैं। आइए जरा एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं और मुझे बताइएगा कि इज दिस एग्जाम्पल वैलिड और नॉट। डू यू थिंक इज दिस एग्जाम्पल वैलिड और नॉट? Toy companies target children, while anti-aging skincare brands target older adults. Is this true? Is it true? जो टॉय कंपनी होगी वो बच्चों को केटर करेगी, टारगेट करेगी, क्योंकि वो उनके टारगेट मार्केट है एज। लेकिन जो एंटी एजिंग स्किन केयर ब्रांड्स हैं सर, वो टारगेट करेंगे ओल्डर एडल्ट्स को, क्योंकि उनकी मार्केट वो है। ऐसी है ना। अब देखना जरा जेंडर के हिसाब से सेगमेंटेशन, जेंडर के हिसाब से सेगमेंटेशन। सर ये कैसी सेगमेंटेशन है, कैसे डिफरेंसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये चेक कीजिएगा। रेजर ब्रांड्स sell different products for men and women, often with different designs and features. One thing is very clear, हमारे पास रेजर मार्केट एग्जिस्ट करती है फॉर बोथ जेंडर्स, मैन एंड वुमेन। और कितनी ऐसी कंपनीज है, जैसे मिसाल के तौर पे जिलेट इज वन ऑफ दोज कंपनीज जिसका पर्सनली मुझे पता है कि सर वो जिलेट रेजर्स बनाती है मैन के लिए भी एंड वुमेन के लिए भी। लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा, उन्होंने ये नहीं बोला भाई रेजर तो रेजर है, पर्पस तो एक ही है, ये लो एक प्रोडक्ट ना, नहीं। मैन रेजर्स अलग हैं एंड वुमेन रेजर्स अलग हैं, डिजाइन भी चेंज है, फीचर्स भी डिफरेंट हैं। तो जेंडर बेस्ड सेगमेंटेशन, दे अंडरस्टैंड दैट जेंडर दे आर नॉट सेम, सो देयर रिक्वायरमेंट इज नॉट सेम। उन्होंने कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया इस मार्केट को। हैड दे नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, नहीं चलते सर उनके रेजर्स, दोनों जेंडर पे नहीं चलते।
इनकम के हिसाब से सेगमेंटेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ इनकम इनकम कैन बी यूज एज अ टूल फॉर सेगमेंटिंग द मार्केट. अ लग्जरी कार ब्रांड टारगेट्स हाई इनकम अर्नर्स, while budget car brand target middle and low income consumers. थोड़ी देर पहले मैंने जो बात की थी कि सर जैसे सुजुकी है, टोयोटा है, होंडा है, उसको आमतौर पे कंसिडर किया जाता है कि वो बजट फ्रेंडली कार्स हैं. ओ उनकी, हाँ ये जरूर हम कहेंगे कि उनकी मेजॉरिटी मार्केट मिडल और लो इनकम कंज्यूमर है. इसमें कोई दो राय नहीं है. सुजुकी, होंडा एंड टोयोटा, इसमें दो राय नहीं है कि इनकी मेजॉरिटी मार्केट जो है पूरी दुनिया में अगर कंसिडर किया जाए तो वो मिडिल और लो इनकम कंज्यूमर है. जबकि इसके कंट्रास्ट अगर हम बात करें बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, तो सर वो फिर हाई क्लास, टॉप क्लास एंड टॉप इनकम अर्नर्स में आ जाती है. तो इनकम के हिसाब से बिजनेसेस सेगमेंट करते हैं मार्केट को. एंड बाय ऑक्यूपेशन, जरा इसको देखिएगा. लैपटॉप की एग्जांपल कोट की है मैंने यहां पे. ऑक्यूपेशन के हिसाब से आप देखो लैपटॉप कैसा चेंज होगा. लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स मार्केट हाई परफॉर्मेंस laptops to professionals and basic models to students. Is this true? Is this true? भाई स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बेसिक मॉडल बनाते हैं, है ना. डेल, एचपी, लेनोवो, सोनी, फूजी, हाँ फिजिट्सो बेसिकली. तो सर इनके जो लैपटॉप्स हैं वो आपको बेसिक मॉडल्स भी मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक मॉडल. उसका पर्पस है सिंपल स्टूडेंट के लिए बेसिक फीचर्स परफॉर्म करना. लेकिन इन्हीं कंपनी के आपके लैपटॉप्स मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर के लिए एक अलग किस्म का लैपटॉप होगा, वीडियो एनिमेटर के लिए और एडिटर के लिए एक अलग कैटेगरी का लैपटॉप होगा. और ये सब कंपनी बना के दे रही है. कंपनी कह रही है हम आपको बना के देंगे, बताओ तो जरा चाहिए क्या. गेमर के लिए बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ लैपटॉप प्रोवाइड कर देंगे वो, गेमिंग लैपटॉप. एंड एक कंपनी तो एक ही है, ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के दे रही है. सो दिस इज हाउ वी सेगमेंट द मार्केट डेमोग्राफिकली. आखिरी सेगमेंटेशन है हमारी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन is done through psychographic differences. Psychographic lifestyle. Lifestyle. Psychographic segmentation is when a business divides its market based on lifestyles. Based on lifestyles, personalities, values, attitudes, and interests of consumers. It focuses on why people buy, not just who they are. साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम लाइफ स्टाइल को, वैल्यूज को, उनकी वैल्यूज, उनकी पर्सनालिटी, उनके बिलीव्स, उनके एटीट्यूड्स, उनकी हॉबीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है, वो नहीं क्यों खरीद रहे हैं. ये पता करो क्यों खरीद रहे हैं, जरूरत क्या पड़ी है इनको, इनके ये खरीदने के पीछे वैल्यू क्या है, इनका बिलीफ क्या है, किस बेसिस पे ये खरीद रहे हैं. जब वो पता चलेगा तो हम उसको बेहतर तरीके से सेटिस्फाई कर सकेंगे. चेक कीजिएगा. लाइफ स्टाइल, स्पोर्ट्स ब्रांड्स टारगेट एक्टिव एंड फिटनेस फोकस्ड कंज्यूमर्स, while luxury brands target status cautious lifestyles. This is very true ना. जो स्पोर्ट्स ब्रांड्स हैं वो फिटनेस फोकस कंज्यूमर को टारगेट करते हैं, फिटनेस फोकस कंज्यूमर्स को.
जबकि जो लग्जरी ब्रांड्स होंगे वो हमेशा स्टेटस कॉशियस लाइफस्टाइल को टारगेट करेंगे। जो स्टेटस से रिलेटेड हैं उन्हें हमेशा लग्जरी ब्रांड्स टारगेट करेंगे। और जो फिटनेस से, आपने कभी भी रोलेक्स कि कैंपेन में या एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में मैसेज में ये कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा कि रोलेक्स ये कहता हो रोलेक्स पहन के पार्क जाओ और वॉक करो और हेल्दी रहो और फिट रहो। उनकी कैंपेन्स इस किस्म की नहीं होती, वो तो स्टेटस दिखाती हैं, स्टेटस शो करती हैं। राइट। तो लाइफ स्टाइल बेस्ड सेगमेंटेशन हो गई हमारे पास, है ना। लाइफ स्टाइल बेस्ड सेगमेंटेशन, उसके बाद पर्सनालिटी बेस्ड सेगमेंटेशन। तो सर पर्सनालिटी का क्या मतलब है ये चेक कीजिएगा। बोल्ड एडवेंचरस कस्टमर्स are targeted with extreme sports products, while cautious customers prefer safe and reliable brands। बहुत कॉमन है सर, जो एडवेंचरस कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो एडवेंचरस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो उन्हें टारगेट करेंगे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है हमने, ये चीज आपके लिए बनाई है प्रिसाइजली। राइट है ना। अब रेड बुल से रिलेटेड जितने हमारे पास ये स्पोर्ट्स हैं, ये सबके लिए तो नहीं है, वो सबको नहीं केटर कर रहे, वो सिर्फ उन्हीं को केटर कर रहे हैं जो एडवेंचर ओरिएंटेड कंज्यूमर्स हैं, एडवेंचरस कस्टमर्स। इज दिस राइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स पर्सनालिटी के हिसाब से बना के दिए जा रहे हैं। वैल्यूज एंड बिलीव्स, ये चेक कीजिएगा। इन्वायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर्स बाय इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स इवन इफ दे कॉस्ट मोर, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब हमारे पास ऐसे कस्टमर्स भी हैं दुनिया में जो बड़े इन्वायरमेंटल कॉशियस हैं, उन्हें हम इन्वायरमेंटलिस्ट का के नाम से जानते हैं। दे हैव बीन कोटेड विद द टर्म इन्वायरमेंटलिस्ट, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले माइंडसेट वाले। तो वैल्यूज एंड बिलीफ कि वो ये प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं, भले ही महंगा है वो खरीद रहे हैं क्योंकि वो ये उन्हें ये पता है या ये मार्केट किया जा रहा है कि ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, इसके यूज से इन्वायरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डैमेज नहीं पड़ेगा। एंड दैट्स अ मार्केट, दिस इज अ मार्केट। और आखिरी है हमारे पास इंटरेस्ट एंड हॉबीज। Gaming companies target gamers, while travel companies target adventure seekers और luxury holiday makers। आप देखें बिल्कुल ऐसा ही है सर। गेमिंग कंपनीज जो हैं वो एग्जैक्टली कंज्यूमर जो है वो गेमर कंज्यूमर्स को टारगेट करती हैं कि जो आप में से जिनकी हॉबी गेम से रिलेटेड है हम उन्हें टारगेट करेंगे। वो कभी भी और दूसरी कैटेगरी को टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन इसके कंट्रास्ट अगर मैं एक ऐसा बिजनेस हूं जो ट्रैवल कंपनी हूं, तो मैं ट्रैवलर्स को टारगेट करूंगा, वो कंज्यूमर जिनकी हॉबी है ट्रैवलिंग करना। तो अंडरस्टैंडिंग देयर इंटरेस्ट एंड हॉबीज, टेक्निकली देयर लाइफ स्टाइल, देयर वैल्यूज, देयर एटीट्यूड, देयर पर्सनैलिटी helps me understand different types of markets that exist within one market। मुझे बताएं, is that clear?